में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन यहाँ पे मानव जनन तंत्र न्यू टॉपिक अपन शुरू करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मानव जनन तंत्र के अंतर्गत अपन बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ पर थोड़ा, तो इस टॉपिक में आज के क्लास में अपन नर जनन तंत्र वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, नर जनन तंत्र की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता होगा कि यहाँ पर नर के अंदर क्या स्पेशल पाया जाता है जनन तंत्र के अंतर्गत। तो सर टेस्टिस जो है, वृषण जो है, जो नर में पाया जाता है। लेकिन जैसे अंडाशय की बात करूँ तो वो मादा में पाया जाता है। तो मादा का विशेष जनन अंग अंडाशय और नर का विशेष जनन अंग वृषण यानी टेस्टिस। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर होती है कि वृषण क्या है, नर का एक विशेष जनन अंग है। ठीक है, अब इसकी यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो जनन अंग है, यह है नर का प्राथमिक जनन अंग है। इसको नर का प्राथमिक जनन अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो जनन अंग वृषण है, यह युग्मक का निर्माण करता है और जनन एंजाइम स्रावित करता है। जो अंग जनन एंजाइम स्रावित करता हो, युग्मक का निर्माण करता हो, वह प्राथमिक जनन अंग कहलाता है। तो इसीलिए वृषण को नर का प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, क्यों कहा जाता है, तो ये दो कारण आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात आती है कि वृषण का निर्माण किससे होता है। तो वृषण का जो निर्माण है वो मीजोडर्म से होता है। जो मीजोडर्म भ्रूणीय चर्म है, उससे वृषण का निर्माण होता है। वृषण कहाँ स्थित होता है? तो वृषण उदर के बाहर से नीचे की ओर, यानी बाहर निकला हुआ, उदर से बाहर निकला हुआ हो और नीचे की ओर स्थित होता है। यह वृषण कोश के भीतर रहता है। जो वृषण होता है, टेस्टिस होती है, वो कहाँ होता है? अपना उदर एरिया है, उदर के नीचे होता है। उदर के नीचे बाहर की ओर निकला हुआ होता है। और ध्यान रखना, ये वृषण कोश यानी एक ऐसा, आप कह सकते हो कि एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि घड़ा जैसी संरचना होती है जिसके अंदर उपस्थित होता है वृषण। वो संरचना आपको मैं दिखाऊंगा अभी, तो उससे आप समझ जाओगे। वृषण कोश के भीतर का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और वृषण कोश के तापमान की बात करें तो वो 3 डिग्री कम, यानी 34 डिग्री सेल्सियस के लगभग यहाँ पे वृषण कोश का तापमान होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो तापमान है, यह शुक्राणु के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे वृषण कोश की संरचना देखिए, ये है वृषण कोश। और इस वृषण कोश की एक एक संरचना को मैं यहाँ पर आपको डिटेल से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये वृषण कोश की संरचना है, वृषण कोश है, जिसे इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, इस स्क्रोटम के अंदर आपको ये आवरण दिखाई दे रहा होगा। ये आवरण एक पेशी का बना होता है जो कि डॉर्टोस पेशियों का बना होता है, डॉर्टोस मसल्स का बना होता है। और इसी के अंदर यहाँ पर प्रोटीन के तंतु पाए जाते हैं, उन्हें स्पर्मेटिक फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक फेसिया कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक फेसिया कहते हैं। उसके बाद इतनी बात यहाँ पे क्लियर है कि ये आवरण है और यहाँ पे प्रोटीन के तंतु, आवरण डॉर्टोस मसल्स का बना होता है और प्रोटीन के तंतु को स्पर्मेटिक फेसिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और यहाँ पे इनग्वाइनल कैनाल होता है। और उसके बाद इसी संरचना में ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, यह है वृषण। तो वृषण यहाँ पर उपस्थित होता है। वृषण के चारों तरफ एक पेशीय आवरण पाया जाता है। ये पेशीय आवरण यहाँ पर क्या कहलाता है? तो क्रीमास्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान रखना, ये जो पेशीय आवरण है ये क्रीमास्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रीमास्टर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वृषण जो इस संयोजक के माध्यम से वृषण कोश से जुड़ा होता है। तो ये क्या है? तो वृषण संयोजी है और इसे इंग्लिश में मेसेंकाइमा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वृषण जो होता है उदर भित्ति से भी जुड़ा होता है। और उदर भित्ति से किससे जुड़ा होता है? तो ध्यान रखना, ये इस संरचना होती है, इस संरचना से जुड़ा होता है। सर इसका नाम क्या होता है? इसका नाम स्पर्मेटिड कॉर्ड होता है, यानी वृषण रज्जुक होता है। तो इसकी संरचना में कोई ज़्यादा भेद नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड संरचना नहीं है।
सिंपल सी संरचना है कि यहाँ पे ये वृषणकोश स्क्रोटम है, उसके बाद यहाँ पे इंग्वाइनल कैनाल है, उसके बाद यहाँ पर एक पेशी आवरण है, डॉर्टस मसल्स का आवरण है, यहाँ पर प्रोटीन तंतु पाई जाती है जिसे स्पर्मेटिड फेशिया कहते हैं। ये वृषण होता है और वृषण के चारों तरफ के मसल्स का आवरण होता है जिसको क्रीमास्टर कहते हैं। और यहाँ पे ये संरचना है जो वृषण को उदरीय भित्ति से जोड़ती है जिसको स्पर्मेटिक कोड कहते हैं। इस स्पर्मेटिक कोड में रुधिर वाहिकाएँ, तंत्रिका रेशे उपस्थित होते हैं। ध्यान रखना, शुक्र वाहिकाएँ भी उपस्थित होती है। तो ये बात यहाँ पे कंप्लीट होती है पूरी संरचना। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं तो वृषण का अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है वो देख लेते हैं। तो वृषण का विकास उदरीय गुहा में या उदर में होता है। जो हमारा वृषण है उस वृषण का विकास कहाँ होता है? तो ध्यान रखना उदर में होता है, लेकिन पाया कहाँ जाता है? वृषण कोश में पाया जाता है। और वृषण कोश कहाँ स्थित होता है? उदर के नीचे बाहर की ओर निकला हुआ होता है। वृषण के निर्माण के बाद यहाँ पे जो इनग्वाइनल कैनाल होती है, यह इनग्वाइनल कैनाल वृषण को उदर से वृषण कोश में लाती है। देखो वृषण का निर्माण उदर में हुआ, अब उसको वृषण कोश में लाना पड़ेगा। वृषण कोश में कौन लाएगा? इनग्वाइनल कैनाल लाएगी, ठीक है, जो कि मैंने ऊपर स्ट्रक्चर में आपको बताया है कि इनग्वाइनल कैनाल होती है। और ये इनग्वाइनल कैनाल का कार्य क्या होता है? वृषण का निर्माण के पश्चात वृषण को वृषण कोश में लेकर आने का, यानी स्क्रोटम में लेकर आने का कार्य इसका होता है। ये ध्यान रखना। यदि मान लो वृषण स्क्रोटम में नहीं पहुंचता है तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे यहाँ पर क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं, यानी गुप्त वृषण कहते हैं। यदि वृषण जो है वृषण कोश में नहीं पहुंचता तो उसे गुप्त वृषण या क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं। ध्यान रखना। सर अगर वृषण कोश में नहीं आए तो अब क्या? कुछ नहीं, यहाँ पर शल्य चिकित्सा के माध्यम से इसे वापस वृषण कोश में लाया जा सकता है। और जिस शल्य चिकित्सा के माध्यम से इसे वृषण कोश स्क्रोटम में लाया जाता है उसे यहाँ पर ध्यान रखना ओकियोपैक्सी यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओकियोपैक्सी यहाँ पर कहते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी। मैंने बताया कि वृषण एक विशेष प्राथमिक जनन अंग होता है मानव में। तो इसकी संरचना की बात करेंगे। ये वृषण की संरचना है। इस वृषण की संरचना की बात बाद में करेंगे। पहले मैं बता दूं ये वृषण 3 आवरणों से बना होता है, या इसमें 3 आवरण पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्यूनिका वेजिनेलिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वैसुलेरिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ध्यान रखना, संपूर्ण वृषण को आवृत करने वाला आवरण कौन सा होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखिए इसमें मैं चित्र में आपको बता देता हूँ। ये जो आवरण है ये ट्यूनिका वेजिनेलिया है। क्या है? ट्यूनिका वेजिनेलिया। इस संपूर्ण वृषण को ढकने वाला आवरण क्या है? ये वाला जो आवरण दिखाई दे रहा है इस आवरण को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। तथा आपको ये पालियाँ दिखाई दे रही है, ये पालियाँ जो है इन पालियों पर भी आवरण पाया जाता है और उस आवरण को हम यहाँ पे ट्यूनिका वैसुलेरिया कहते हैं। तो ये 3 आवरण हो गए। उसके बाद इसके संरचना में ये पालियाँ आपको दिखाई दे रही है छोटी छोटी। ये पालियों को हम यहाँ पे इन पालियों को हम यहाँ पे वृषण लोब्यूल कहते हैं, यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल यहाँ पे कहा जाता है। उसके बाद इस टेस्टिकुलर लोब्यूल यानी वृषण पाली जो होती है, इस वृषण पाली में छोटी छोटी नलिका नुमा संरचना होती है। ये नलिका नुमा संरचना की जो संख्या होती है या तो 2 होती है या 3 होती है। ध्यान रखना, ये 4, 5 भी हो सकती है। तो ध्यान रखना इस छोटी छोटी नलिका नुमा संरचना जो है इसे हम शुक्र जनन नलिका कहते हैं, शुक्र जनन नलिका कहते हैं। तो ये संरचना वाली बात है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाली जो चीज़ दिखाई देगी ये रेटी टेस्टिस होता है, और रेटी टेस्टिस के जस्ट आगे यहाँ पर वेजा एफरेंसिया होता है। क्या होता है? वेजा एफरेंसिया। तो ये रेटी टेस्टिस है, ये ध्यान रखना है।
उसके बाद उसके थोड़ा सा आगे यहाँ पर ये वाला एरिया वेजा एफरेंसिया कहलाता है। ये संपूर्ण संरचना है। और अब हम बात करेंगे संरचना की, एक एक चीज़ें डिटेल से पढ़ते हैं। तो वृषण की संरचनात्मक इकाई जो होती है वह है लोब्यूल होती है। क्या होती है? लोब्यूल। यानी वृषण की जो संरचनात्मक इकाई है, यानी वृषण किससे बना होता है? लोब्यूल से बना होता है। वृषण लोब्यूल यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल से बना होता है। प्रत्येक वृषण में 200 से 250 वृषण पालियाँ पाई जाती है। यानी जो वृषण होता है, हर एक वृषण में ये जो पालियाँ आपको दिखाई दे रही है, इसकी संख्या 200 से 250 के मध्य होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और यही संरचनात्मक इकाई होती है वृषण की। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, ये वृषण जो है, प्रत्येक वृषण में टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 शुक्र जनन नलिका होती है। जैसा कि मैंने बताया कि 1, 2, 3 या 4, 5 कितनी भी, मतलब लगभग 3 या 4 इतनी कुछ शुक्र जनन नलिकाएं होती है, जिसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इंग्लिश में शुक्र जनन नलिकाएं ये होती है। अब ये शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं, इन शुक्र जनन नलिकाओं के अंतर्गत 2 कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? तो पहली कोशिका नर जनन कोशिका, जो कि 2 एंड डिप्लॉइड होती है। दूसरी कोशिका सर्टोली कोशिका, ये भी 2 एंड डिप्लॉइड होती है। अब इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों का कार्य क्या होता है। ये जो नर जनन कोशिका होती है, ये नर जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात शुक्राणु बनाती है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? जहाँ पे नर जनन कोशिका पाई जाएगी वहीं पे शुक्राणु बनेगा। नर जनन कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो शुक्राणु शुक्र जनन नलिका में पाई जाती है, जो कि मैंने बताया था वृषण पालियों के अंदर ये जो नलिका नुमा संरचना है आपको दिखाई दे रही है, शुक्र जनन नलिका है। इस शुक्र जनन नलिकाओं में ही क्या पाई जाती है? नर जनन कोशिका पाई जाती है। और नर जनन कोशिका यहाँ पाई जा रही है, तो नर जनन कोशिका से ही वृषण में क्या हो रहा है? शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण नर जनन कोशिका से कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, यानी शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर होता है। उसके बाद देखिए सर्टोली कोशिका की बात करते हैं, तो शुक्राणु की वृद्धि व परिपक्वन हेतु पोषण प्रदान करता है। यानी जो सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है? ये सर्टोली कोशिका शुक्राणु की वृद्धि एवं परिपक्वन के लिए इसको पोषण प्रदान करती है। इसीलिए इस कोशिका को हम जो है नर्स कोशिका भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए नर्स कोशिका किसे कहते हैं, नर्स कोशिका का काम क्या है, या सर्टोली कोशिका किसे कहते हैं, सर्टोली कोशिका का काम क्या है। देखो, नर्स कोशिका या सर्टोली कोशिका उसे कहते हैं जो क्या करती है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हो। और इनका कार्य क्या है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करना होता है। अब देखिए इनहिबिन हार्मोन, ये जो कोशिकाएं हैं नर्स कोशिकाएं, सर्टोली कोशिका, ये इनहिबिन हार्मोन स्रावित करती है। सर, ये इनहिबिन हार्मोन का क्या काम होता है? देखिए आगे समझाऊंगा इसका काम। और साथ ही साथ ध्यान रखना, ये जो सर्टोली कोशिका ये एबीपी प्रोटीन स्रावित करती है। एबीपी प्रोटीन क्या होता है? तो यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसे कहते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर का जो वातावरण या क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को हम अंतराली क्षेत्र कहते हैं। यानी जो हमारी शुक्र जनन नलिका है उसके बाहर का जो क्षेत्र है उसके शुक्र जनन क्षेत्र कहेंगे, जहाँ पे लेडी कोशिका या अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। अब देखिए लेडी सेल की बात करते हैं। सर, ये लेडी सेल का काम क्या होता है? तो जो लेडी सेल जो कि अंतराली क्षेत्र में पाई जाती है, ये लेडी सेल या अंतराली कोशिकाएं जो होती है ये नर लैंगिक हार्मोन का स्रावन करती है। और नर लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है? तो एंड्रोजन होता है। ये नर लैंगिक हार्मोन होता है, उदाहरण के लिए टेस्टोस्टेरोन। तो ध्यान रखना, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इसका स्रावन कौन करता है? तो इसका स्रावन करने का कार्य लेडी सेल या अंतराली कोशिकाएं करती है। ये अंतराली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखना, ये अंतराली कोशिकाएं अंतराली क्षेत्र में पाई जाती है। अब ये अंतराली क्षेत्र कहाँ होता है? तो ध्यान रखना, शुक्र जनन नलिकाएं, यानी
इस पर जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, जो कि मैंने पालियों में अभी आपको बताई थी, वे शुक्र जनन नलिका ही क्या करती हैं, यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही क्या करती हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को ही अंतराली क्षेत्र यहाँ पे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़े से क्रम की बात करते हैं कि नलिकाओं का क्रम कैसे होता है। सबसे पहले शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है, जैसा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मैंने आपको चित्र में बताया कि सबसे पहले क्या पाई जाती है, ये जो नलिकाएं हैं ये नलिका शुक्र जनन नलिकाएं हैं। इन शुक्र जनन नलिकाओं से जुड़ी होती हैं यहाँ पर रेटी टेस्टिस, फिर रेटी टेस्टिस से जुड़ी होती हैं यहाँ पर क्या, रेटी टेस्टिस से क्या जुड़ा होता है, तो रेटी टेस्टिस से वैसा एफरेंसिया जुड़ा होता है। यानी यहाँ पर शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु निर्मित होगा, रेटी टेस्टिस में जाएगा, रेटी टेस्टिस से वैसा एफरेंसिया में जाएगा, और ये तीनों ही नलिकाएं सहायक नलिका होती है, और ये सहायक नलिका वृषण के अंदर उपस्थित होती है। तो ध्यान रखना, शुक्र जनन नलिका होती है, ये शुक्र जनन नलिका रेटी टेस्टिस वृषण जालिका में जाकर खुलती है, फिर वृषण जालिका वैसा एफरेंसिया में खुलती है, और ये तीनों ही कहाँ पाई जाती है, वृषण के अंदर। तो इसीलिए इन्हें हम ध्यान रखना अंतरावृषण जालिका कहते हैं, यानी आंतर या अंदर पाई जाने वाली जालिकाएं कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, पहली जनन नलिका वृषण के बाहर पाई जाती है। जो पहली जनन नलिका होती है वो कौन सी नलिका है, पहली जनन नलिका कौन सी है, पहली जनन सहायक नलिका कौन सी है, जो कि वृषण के बाहर पाई जाती है। तो ध्यान रखना, एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण। अब यहाँ पे चित्र में ऊपर देखिए, ये हमारे पास वृषण का चित्र है, और इस वृषण के चित्र में यहाँ पे जो नलिका पाई जाएगी वो नलिका कौन सी होगी, बाहर पाई जाने वाली नलिका। और ये बाहर पाई जाने वाली नलिका कौन सी है, एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण, जो कि ये रही। ये अधिवृषण 3 भागों में बटी होती है। एक तो सिर वाला क्षेत्र जिसे कैपूट कहते हैं, उसके बाद मध्य क्षेत्र जिसे कॉर्पस कहते हैं, और पुच्छ वाला क्षेत्र जिसे कौड़ा कहते हैं। तो ये तीनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। उसके बाद अधिवृषण की बात करें तो ये जो अधिवृषण होता है, यह अधिवृषण शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करता है। यानी शुक्राणु, अब जैसे वैसा एफरेंसिया में देखो, शुक्र नलिका या शुक्र जनन वाहिकाओं से रेटी टेस्टिस से वैसा एफरेंसिया, यानी यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो वैसा एफरेंसिया में जब शुक्राणु आ जाता है तो वो वृषण से बाहर निकलता है, और बाहर कौन सी नलिका में जाता है, तो ध्यान रखना बाहर ये अधिवृषण में जाता है, यानी एपिडिडाइमिस में जाता है। उसके बाद यहाँ पर संग्रहित रहता है, और यहीं पे ये शुक्राणु गतिशीलता प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये संरचना दिखाई दे रही है, ये वृषण है, वृषण कोश है, स्क्रोटम है, स्क्रोटम के बाहर ये एपिडिडाइमिस है यानी अधिवृषण है, ये शुक्र वाहिनी है, और यहाँ पर ये मूत्राशय आपको दिखाई दे रहा है, ये मूत्राशय है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये 3 ग्रंथियाँ जो है मानव जनन तंत्र, नर वाले जनन तंत्र में 3 ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये वाली जो ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वाली जो एक जोड़ी, ये एक है, ये एक जोड़ी ग्रंथि है, एक तो ये और एक ये, इसे हम कहते हैं यहाँ पर सेमनी, ये रहा, एक सेकेंड, हाँ, सेमाइनल वेसल्स हम यहाँ पे कहते हैं। ये जो सेमाइनल वेसल्स है, एक ये रही और एक ये रही, ये एक जोड़ी होती है संख्या में, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको वन सेकेंड, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये रही। यहाँ पे आपको एक ग्रंथि और दिखाई देगी, बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड। ये जो बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड होती है, ये कहाँ होती है सर, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये संरचना है। उसके बाद यहाँ पे ये सीसन है, और सीसन की संरचनात्मक भाग आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब चलिए मानव के जनन ग्रंथियों की बात करते हैं। तो 3 जनन ग्रंथियाँ बताई मैंने। पहली जनन ग्रंथि शुक्राशय यानी
सेमाइनल वेसल्स, दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी जो एक जोड़ी, देखिए सेमाइनल वेसल सेमाइनल ग्लैंड जो होती है और जो एक ये जो बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड होती है एक एक जोड़ी होती है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड केवल एक होती है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, इसे हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। कौन सी ग्लैंड को? बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड को काउपर ग्लैंड भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करूँगा शुक्राशय। शुक्राशय यानी जो सेमाइनल ग्लैंड, सेमाइनल वेसल्स होती है, सेमाइनल ग्लैंड होती है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जो काउपर ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड है, ये तीनों मिलकर एक रस का स्रावण करती है। इस रस को सेमाइनल प्लाज्म कहते हैं। इस सेमाइनल प्लाज्म में 60 से 70% सेमाइनल ग्लैंड द्वारा स्रावित किया गया रस होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेमाइनल प्लाज्म क्या होता है या इन तीनों ग्रंथियों द्वारा कौन सा रस स्रावित किया जाता है? तो सेमाइनल प्लाज्म स्रावित किया जाता है। अब यहाँ पे सेमाइनल प्लाज्म में क्या होता है? तो सेमाइनल प्लाज्म फ्रक्टोज होता है, सिट्रिक एसिड होता है और एंजाइम होते हैं। ये जो फ्रक्टोज है इसका उपयोग यहाँ पर शुक्राणु को ऊर्जा प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है। अब एक बड़ी बात आपको यहाँ पे सीखनी है कि जो सेमाइनल प्लाज्म यहाँ पे तीनों ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया गया है, ये सेमाइनल प्लाज्म और जो शुक्राणु यहाँ पे निर्मित हुआ है वो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद यहाँ पर वीर्य स्पर्म का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब स्पर्म क्या हो गया? स्पर्म यहाँ पर शुक्राणु और सेमाइनल प्लाज्म का एक मिश्रण हो गया। क्या हो गया? स्पर्म, सेमाइनल प्लाज्म और शुक्राणु का एक मिश्रण हो गया। ये दोनों आपस में मिलते हैं और उसके बाद वीर्य शुक्राणु का निर्माण करते हैं। सेमाइनल प्लाज्म में क्या होता है? फ्रक्टोज, जिससे शुक्राणु को क्या मिलती है? ऊर्जा। और सिट्रिक एसिड तो होता ही है और कुछ एंजाइम्स यहाँ पर होते हैं। अब वीर्य की बात करें तो वीर्य का जो पीएच है वो 7.2 से 7.4 होता है, यानी ये हल्का क्षारीय होता है। और अगर मैं इसके बात करूँ प्रतिस्खलन, जब किसी व्यक्ति द्वारा शुक्राणु का प्रतिस्खलन किया जाता है, वीर्य का प्रतिस्खलन किया जाता है, तो यहाँ पर उस वीर्य के अंतर्गत 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। कितने होते हैं? 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं जननक्षम शुक्राणुओं की, तो जननक्षम शुक्राणु वे होते हैं जिसमें 60% सामान्य आकृति वाले, वीर्य के अंदर 60% सामान्य आकृति वाले शुक्राणु हो और 40% गतिशील शुक्राणु हो, तो वह वीर्य जननक्षम वीर्य होगा। वापस सुन लेना, जननक्षम वीर्य कौन सा वीर्य है? वह वीर्य जिसके अंतर्गत 60% सामान्य आकृति वाले शुक्राणु हो और 40% गतिशील शुक्राणु हो, वह वीर्य जनन समवीर्य होगा। अब देखिए यहाँ पर हम बाह्य जननांग की बात करेंगे। जो शीश्न होता है उस शीश्न में उत्तेजक क्षमता पाई जाती है, उसमें आकृति बड़ी होने की क्षमता पाई जाती है। सर ये कैसे संभव है? तो इसमें 3 इरेक्टाइल्स मसल्स पाए जाते हैं। ये 3 इरेक्टाइल्स मसल्स इसकी उत्तेजित करते हैं, इसकी आकृति को बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखना, ये 3 इरेक्टाइल्स मसल्स होते हैं, ये उत्तेजक का कार्य करते हैं, ध्यान रखना। इसमें से जो 2 होते हैं वो 2 तो कॉर्पस, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये 1 सेकेंड, ये जो 2 होते हैं वो 2 तो हमारे कॉर्पस कैवर्नोसा होते हैं। एक तो ये और एक ये 2 तो कॉर्पस कैवर्नोसा है। क्या है? 2 कॉर्पस कैवर्नोसा। 3 इरेक्टाइल्स मसल होते हैं, उसमें से 2 कॉर्पस कैवर्नोसा होते हैं और यहाँ पर एक ये कॉर्पस स्पोरेंजिया, कॉर्पस स्पोरेंजिया। तो ध्यान रखना, 2 संख्या में तो क्या हो, 3 इरेक्टाइल्स मसल्स होते हैं, 1 मिनट, जिसमें से 2 संख्या में तो क्या होते हैं, थोड़ा सा ऊपर चला गया, जिसमें से 2 संख्या में तो क्या होते हैं, 2 संख्या में तो कॉर्पस कैवर्नोसा होते हैं और 1 संख्या में कॉर्पस स्पोरेंजियम होते हैं। तो ध्यान रखना, ये तीनों ही मिलकर आपस में क्या करते हैं, शीशम को उत्तेजना प्रदान करते हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। शुक्र जनन या शुक्राणु जनन की बात करते हैं तो यह प्रक्रिया वृषण में शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर संपन्न होती है, जो मैं बता चुका हूँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर संपन्न होती है। लैंगिक परिपक्वता यानी
यहाँ पे जब किशोर अवस्था में आ जाती है तब यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो शुक्राणु है उसका निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान रखना, शुक्राणु के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। अब देखिए, नर जनन कोशिका होती है जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्र जनन नलिकाओं में थी। वे नर जनन कोशिकाएँ क्या करती है, उसके समसूत्री विभाजन होता है यानी उसमें गुणन होता है। गुणन के फलस्वरूप वे यहाँ पर स्पर्मेटिड गोनिया में बदल जाती है, जो कि कैसी होती है, 2n यानी डिप्लॉयड होती है। तो ध्यान रखना, नर जनन कोशिका में गुणन समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप वो स्पर्मेटिड गोनिया में बदल जाती है। अब स्पर्मेटिड गोनिया में वृद्धि होती है और वृद्धि होने के बाद ये स्पर्मेटिड गोनिया इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस होता है। और कौन सा मियोसिस होता है, तो ध्यान रखना, मियोसिस फर्स्ट होता है। इस मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एन होता है, अगुणित होता है। ध्यान रखना, डिप्लॉयड नहीं होता है, द्विगुणित नहीं होता है, एन होता है, अगुणित होता है। अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 23, लेकिन यहाँ पर कितनी थी, 46, क्योंकि ये डिप्लॉयड था और ये क्या हो गया, यहाँ पर अगुणित हो गया, ये डिप्लॉयड नहीं रहा। अब उसके बाद यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हो चुका जिसके फलस्वरूप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। अब मियोसिस सेकंड हुआ और मियोसिस सेकंड के फलस्वरूप यहाँ पर स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ यानी अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण हुआ। तो पूरा प्रोसेस क्या था, एक बार अच्छे से देख लो कि नर जनन कोशिका थी जिसमें गुणन यानी समसूत्री विभाजन हुआ और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हुआ। स्पर्मेटोगोनिया में वृद्धि हुई और वृद्धि के फलस्वरूप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना और फिर मियोसिस सेकंड हुआ जिसके बाद स्पर्मेटिड यानी शुक्राणु का, अगुणित शुक्राणु का निर्माण हो गया। तो दोस्तों, इस तरह आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चलिए।